नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के प्रश्न पत्र के हल को देखेंगे। आइए सवाल पर देखते हैं व्याख्या। पहला सवाल है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। अब अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 से 1 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इसमें जो सही है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। तो भाषा का जो स्थिति काल है उसे देखें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत भाषा का समय रहा है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक पाली का समय रहा है। 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी होगा, 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय रहा है और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय रहा है और 1000 के बाद हिंदी। तो इसको ध्यान रखेंगे। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत का, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। अगला सवाल है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राह्मण, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। अर्धमागधी से हुई है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और इसका जो विकास है वह अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आते हैं अगले सवाल पर। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये तीनों जो हैं खड़ी बोली हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौज, अवधी नहीं आते हैं। तो हम बोली के क्षेत्र को ध्यान रखेंगे कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, रामपुर आदि याद रखेंगे। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये 4 नाम याद रखेंगे तो भी आप ऑप्शन से देख लेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। इन्होंने ही लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता। यह इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इसमें जो है वल्लभ आचार्य के जो शिष्य हैं, वल्लभ आचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 252 जो वैष्णवन है इसमें विठलनाथ के शिष्यों का जिक्र है। इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। ईसुरी किस बोली का लोक कवि है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। ईसुरी जो हैं बुंदेली भाषा के कवि हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में हुआ। बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, ये याद रखेंगे। बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं ईसुरी। तो आते हैं अगले सवाल पर। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है उसे समझते हैं, फिर हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि,
ब्राह्मी से आती है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि। गुप्त से आती है कुटिल। कुटिल जो है दो भागों में बंटती है, एक नागरी और दूसरा शारदा। और इसी नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो इसमें जो ऑप्शन में जो देवनागरी लिपि नागरी लिपि का विकास है, तो नागरी लिपि से पहले पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो पूर्ववर्ती लिपियों में ब्राह्मी जिससे विकास हुआ है, शारदा भी है, कुटिल लिपि के भाग में कुटिल भी है, खरोष्ठी लिपि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी, खरोष्ठी। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत जो है वह है खरोष्ठी। आते हैं अगले सवाल पर। इनमें द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से आते हैं? तो एक ड़, एक ढ, एक सड़क वाला अड़। तो इसमें ऑप्शन जो है अड़ ए होगा, बी। आते हैं अगले सवाल पर। राजभाषा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। राजभाषा के बाद जो है राजभाषा आयोग है। राजभाषा आयोग, आयोग हो या राजभाषा समिति हो, दोनों का गठन 5-10 वर्ष पे होता है। 5 और 10 वर्ष पे राजभाषा आयोग समिति के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत दिया गया है। 345 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा। 346 क्या है? पत्राचार है। राज्य आपस में या केंद्र राज्य के बीच जो पत्राचार होगा वह किस भाषा में होगा, वह 346 में जिक्र है। 347 में है ये राष्ट्रपति पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राष्ट्रपति जो है अनुमोदित कर देंगे, किसी भाषा को अनुमोदित कर देंगे। आते हैं अगले सवाल पर, इसे ध्यान रखेंगे। 345 विधानमंडल की भाषा राज्यों के, 346 पत्राचार राज्यों के बीच आपसी और केंद्र से, 347 राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं किसी भाषा को, जहां लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है उनको देते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो दयानंद सरस्वती जी चलाए थे। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी में प्रकाशित है, हिंदी में लिखे थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में और कहे थे वेदों की ओर लौटो। इन्हीं का नारा था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था, भी पूछ लिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा याद रखेंगे, वह हिंदी में प्रकाशित है। आते हैं अगले सवाल पर। आरोही क्रम में कालक्रम में बढ़ते क्रम में निर्धारित करें। कालक्रम अनुसार इसे निर्धारित करना है। उदंत मार्तंड 1826, प्रजामित्र 1834, प्रजाहितैषी 1855, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? उदंत मार्तंड। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? 1873 हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन इसमें नहीं है। उदंत मार्तंड सबसे पहले आएगा, वो किसी में नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों को नहीं स्वीकार किया है। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3, 4 जो अंग्रेजी में लिखते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को मान्यता दिया है। अरबी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को अरबी के नहीं दिया है। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर है बी।
अंकों के इस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को किस अनुच्छेद में स्वीकार किया है? अनुच्छेद 343 में लिपि स्वीकार किया गया है देवनागरी, और अंक स्वीकार किया गया है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। आते हैं अगले सवाल पर। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्ण अनुक्रम पद्धति, कालक्रम समाजशास्त्रीय। इसमें विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित पद्धति है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वातावरण, जाति, क्षण विशेष, तीनों की दृष्टि से वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वह 3 माने जाते हैं। ये काफ़ी चर्चित सवाल है। और विधेयवादी पद्धति में हिंदी साहित्य में लेखन कौन करते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने विधेयवादी पद्धति में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन किया है। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन जो है नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। आते हैं अगले सवाल पर। कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है। कविवचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? 1868 में हुआ। यह पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु ने 3 पत्रिका निकाली, एक तो कविवचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन यह 1873 में, और तीसरा बाला बोधनी, ये स्त्री विशेष है, बाला बोधिनी 1874 स्त्री विशेष। तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के तीनों पत्रिका और उनका सन याद रखेंगे, क्रम से पूछा जाता है सन। आते हैं अगले सवाल पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो युग प्रवृत्ति के ऊपर लिखते हैं। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल में वीरगाथात्मक प्रवृत्ति थी तो उसका नाम कर दिए वीरगाथा काल। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी तो भक्ति काल, यानी प्रवृत्ति के ऊपर। रीति काल में रीति की प्रवृत्ति थी लक्षण ग्रंथ की, तो वह रीति काल में लक्षण ग्रंथ कर दिए। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रम अनुसार सही है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, जैसे हम रासो की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले खुमान रासो का जिक्र आता है। खुमान रासो के बाद जो आता है जिक्र विशलदेव रासो, विशलदेव के बाद पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के बाद हमीर रासो। तो इसे याद रखेंगे। तो कालक्रम अनुसार सही है खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। खुमान रासो का समय है 9वीं शताब्दी, विशलदेव रासो 12वीं, पृथ्वीराज रासो 14वीं और हमीर रासो भी 14वीं शताब्दी। तो इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। इन सीधों व नाथों में सबसे पुराना कौन है? तो हम पढ़ते हैं सीधों में सबसे पुराने सराहपा और नाथों में भी सराहपा। सीधों और नाथों में सबसे पुराने जो हैं वह सराहपा हैं। सराहपा का समय कब है? समय सीमा ध्यान रखेंगे, क्रम से पूछ लिया जाता है। 8वीं शताब्दी। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि, इनका अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र और सरोज वज्र इनका अन्य नाम है। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर।
द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो दर्शन को तो हमेशा के लिए याद कर लें आप, इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु स्वामी मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का है विशिष्ट द्वैतवाद। ये 3-4 याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। विष्णु स्वामी जो है वल्लभाचार्य की परंपरा में आते हैं, तो इनका भी क्या है? शुद्ध द्वैतवाद है। आते हैं अगले सवाल पर। सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की जब चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें प्रमुख कवि का नाम आता है जायसी, और प्रमुख रचना, चर्चित रचना सर्वश्रेष्ठ जो है पद्मावत, नागमती, रतन सेन और पद्मावत, तीनों की महत्वपूर्ण कथा है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, हरिदास, मीराबाई, रसखान। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो मीराबाई रसखान का नाम जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवि में आता है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। तो सबसे रसखान बाद में आते हैं, मीराबाई पहले आती हैं। तो रसखान इसमें पहले आ गए हैं, ये नहीं होगा। रसखान इसमें भी पहले आ गए हैं, ये दो नहीं होगा। तो मीराबाई, रसखान। अब सूरदास और हरिदास में पहले कौन आएगा? तो पहले सूरदास आते हैं, फिर हरिदास आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस तरह अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।